Recording in progress. So hello everyone, I welcome you all. Now in this revision lecture, we'll be discussing, we'll be talking about the revision of chapter 6A deductions. Now this chapter 6A deductions, we all know where it is placed in the Income Tax Act. इनकम टैक्स एक्ट में सबसे पहले हम किसी भी व्यक्ति की ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हैं और उस ग्रॉस टोटल इनकम में से चैप्टर 6A के डिडक्शंस माइनस किए जाते हैं और ये माइनस करने के बाद जो फिगर आता है वो कहलाता है टोटल इनकम. अल्टीमेटली इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन द टोटल इनकम. फाइनली व्हाट इज टैक्सेबल इज द टोटल इनकम. तो टोटल इनकम निकालने का जो मैकेनिज्म है, जो प्रक्रिया है, वो हमको पता है. ग्रॉस टोटल इनकम लेस चैप्टर 6 से डिडक्शंस एंड वी गेट टोटल इनकम. अब चैप्टर 6 में सब पार्ट्स हैं बेसिकली. तो वी हैव पार्ट बी. चैप्टर 6 से पार्ट बी. पार्ट ए तो जो है वो तो ठीक है, उसमें कुछ ऐसा है नहीं, इट्स जस्ट बेसिक्स एंड डेफिनेशंस. पार्ट बी में है पेमेंट बेस्ड डिडक्शंस, मतलब इन्वेस्टमेंट खर्चा एक्सपेंडिचर करने पर आपको डिडक्शन मिलता है. पार्ट सी में है इनकम बेस्ड डिडक्शन, मतलब इनकम कमाने पर आपको डिडक्शन मिलता है. और पार्ट सी ए एंड डी, इसमें है कुछ मिसलेनियस डिडक्शंस लाइक 80U, 80 TTA, TTB etc. And then we have one more section which actually should be discussed with deductions. हालांकि वो एग्जम्प्ट इनकम के चैप्टर में है पर वो डिडक्शंस का हिस्सा है, इसलिए अपन उसको डिडक्शंस के साथ डिस्कस करते हैं. दैट इज 10AA डिडक्शन. अब ये मोटा मोटा अपने चैप्टर 6A का एक ओरिएंटेशन है, ये चीजें हैं. चैप्टर 6A में पहले आते हैं पेमेंट बेस्ड डिडक्शंस. तो पेमेंट बेस्ड डिडक्शंस में बहुत ही लंबी लिस्ट है. अलग अलग खर्चा इन्वेस्टमेंट करने पर हमको डिडक्शंस मिलते हैं. इसका सबसे पहला सेक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिडक्शन अंडर 80C. आप मान के चलो कि 80C तो एग्जाम में आता ही है किसी ना किसी फॉर्म में. यू हैव दैट 80C एंड एवरीबडी इन द रियल लाइफ is always concerned with this section 80C. बहुत सारे लोग, almost everybody is claiming this deduction under section 80C. अब 80C जो है, यहां पर eligible assessee है individual HUF. That is the eligible assessee, individual HUF. What is the expenditure which is eligible for this section is various investments, expenditures, payments, जिसकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है. इस चैप्टर में रिवीजन के एंगल से बता रहा हूं कि इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान देनी चाहिए. जैसे आपने देखा ना, हु इज द एलिजिबल असेसी, इंडिविजुअल HUF. सो इट मे बी अ रेसिडेंट और अ नॉन रेसिडेंट. ठीक है, समटाइम्स दैट कंफ्यूजन कम्स आउट कि नॉन रेसिडेंट को कुछ सेक्शंस में यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलता है. बाकी सो फार एज दिस सेक्शन 80C इज कंसर्न, इसमें रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट दोनों को डिडक्शन मिलता है, इंडिविजुअल HUF. अब 80C, CCC, CCD, सब सेक्शन 1, ये सब मिला के जो डिडक्शन है ये 1.5 लाख रुपए पे रिस्ट्रिक्ट हो जाता है. तो साल का मैक्सिमम आपको सारे इन्वेस्टमेंट और 1.5 लाख विच एवर इज लेस का डिडक्शन मिलता है. अब यहाँ पर कौन कौन से इन्वेस्टमेंट एलिजिबल हैं वो थोड़ा सा अपन क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. याद रखने लायक बातें हैं, याद होनी चाहिए. मेजर इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं पहले. तो मेजर एक इन्वेस्टमेंट है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम. अब वैसे ये सिंपल है, जो भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप देते हो फॉर योरसेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, खुद का, स्पाउस का और चिल्ड्रन का जो भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो उस पे सेक्शन 80C का डिडक्शन मिलता है. इट में भी कैश और चेक है ना. 80C में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ये चेक से ही होना चाहिए. तो 80C इज ओपन, कैश, चेक कुछ भी चलता है. खुद का, स्पाउस का, चिल्ड्रन का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 80C में डिडक्शन मिलता है. इंपॉर्टेंट बातें यह है कि
इन्वेस्टमेंट पे तो 80C मिल जाएगा, जो इसका क्लेम अराइज होता है या मेच्योरिटी पे जो पैसा मिलता है वो सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D में आपको एग्जम्प्ट होता है, वो आपको पता होगा। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि 80C में एक उन्होंने कंडीशन दी है कि इफ द प्रीमियम पेड इज मोर देन 10% ऑफ सम अश्योर्ड, से सम अश्योर्ड है 5 लाख, एक साल में जो प्रीमियम पे कर रहे हो वो 50,000, 5 लाख का 10% से ज्यादा है, से 60,000 का प्रीमियम पे कर रहे हो, तो डिडक्शन वुड बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू 50,000। So that is one small thing which is given, that in a year you can pay maximum up to 10% of sum assured, 10% से ज्यादा पे करोगे deduction would be restricted to 10%। हालांकि generally the limit is 10%, but in the case of disabled persons उनके लिए जो है वो 15% है इंस्टेड ऑफ 10%। और एक 2013 के पहले जो क्राइटेरिया था वो 20% का था, हालांकि उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, बट यस बिकॉज sometimes I mean in the module because it is given, so I've just tried to address that। तो ये एक है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, मेजर है, ऑलमोस्ट एवरीबडी गेट्स अ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ हिमसेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन इन राइट इन द फैमिली, उनका जो भी प्रीमियम आप पे कर रहे हो उस पे 80C का डिडक्शन मिलता है। फिर दूसरा मेजर इन्वेस्टमेंट है दैट इज एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू SPF, RPF और खुद का कंट्रीब्यूशन टू PPF। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन खास तौर की बात हो रही है यहाँ पे। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन तो सैलरी हेड में सारा हैंडल हो जाता है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के ऊपर आपको 80C मिलता है, और PPF में खुद के कंट्रीब्यूशन पे 80C मिलता है। वैसे प्रोविडेंट फंड एज एन इन्वेस्टमेंट लोग अच्छा इसलिए मानते हैं क्योंकि इट हैज एग्जम्प्ट एंड एग्जम्प्ट प्रॉपर्टीज, तो इवन मैच्योरिटी भी एग्जम्प्ट होती है, रेगुलर इनकम भी एग्जम्प्ट होती है, और रेगुलर इनकम भी अच्छी मिलती है, तो इट्स अ गुड प्रोपोजिशन, पीपल कंसिडर इट, इसलिए इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट एंड टू लर्न इट इज गुड। उसके बाद अगला मेजर इन्वेस्टमेंट जो हमें ध्यान देना चाहिए वो है नेशनल सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, NSC, NSS, whatever you call। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इज लाइक अ डिपॉजिट विद अ पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस में आप गए, आपने नेशनल सेविंग स्कीम के अंतर्गत इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट 5 साल 6 साल का होता है, और इसके ऊपर आपको 80C का डिडक्शन मिलता है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट आप करोगे पूरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे 80C मिल जाएगा। मैंने किसी ने 10 लाख रुपए कमाए, उसमें से 1 लाख रुपए NSC में इन्वेस्ट कर दिया, तो जो 1 लाख रुपए NSC में इन्वेस्ट किया उस 1 लाख के ऊपर उसको 80C का डिडक्शन मिल जाएगा। एंड इवन जो उसकी रेगुलर इनकम होगी वो रेगुलर इनकम भी उसको, क्योंकि मैच्योरिटी पे मिलेगी, तो इसलिए वो रेगुलर इनकम को भी हम मान लेते हैं कि वो री इन्वेस्ट हो गई, तो उसके ऊपर भी अगेन उसको 80C का डिडक्शन मिलता रहता है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर 80C मिलता है, रेगुलर इनकम पर भी 80C मिल जाता है उसको एज अ री इन्वेस्टमेंट इन NSC। हालांकि जो फाइनली लास्ट ईयर का इंटरेस्ट होता है वो क्योंकि री इन्वेस्ट नहीं हो पाता, वो तो आप विड्रॉ कर लेते हो, तो वो जरूर से टैक्सेबल होता है। फिर है मेजर इन्वेस्टमेंट एंड दैट इज दिस सुकन्या समृद्धि स्कीम। तो अगर थोड़ा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग द इन्वेस्टमेंट इन द नेम ऑफ द गर्ल चाइल्ड इन द फैमिली, तो समटाइम्स फॉर एग्जाम्स दे में हैव दिस क्वेश्चन, सुकन्या समृद्धि स्कीम में जो इन्वेस्ट करते हो उसके ऊपर 80C का डिडक्शन मिल जाता है, ठीक है। इवन रेगुलर इनकम एंड मैच्योरिटी इज एग्जम्प्ट, सेक्शन 10 में आपने इसको चीज को पढ़ा है। फिर उसके बाद अगला मेजर इन्वेस्टमेंट जो है वो है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट पर इसमें कुछ कंडीशन है, इट शुड बी अ फिक्स्ड डिपॉजिट विद अ शेड्यूल्ड बैंक और पोस्ट ऑफिस, मिनिमम 5 साल की होनी चाहिए, एंड इट शुड बी अंडर अ नोटिफाइड स्कीम। तो बेसिकली नोटिफाइड उनकी जो भी एलिजिबल फॉर 80C वाली स्कीम है उसमें ये नोटिफाइड होना चाहिए। तो नोटिफाइड स्कीम के अंतर्गत 5 साल या उससे ऊपर की अगर आप FD कराते हो तो जितना भी इन्वेस्ट करोगे FD में वो एलिजिबल है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही एलिजिबल है, FD इंटरेस्ट वगैरह जो है वो एलिजिबल नहीं है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही एलिजिबल है। अगला मेजर इन्वेस्टमेंट जो है वो है हाउसिंग लोन के प्रिंसिपल
का रीपेमेंट, हाउसिंग लोन जो लेते हो उसका प्रिंसिपल लोन का रीपेमेंट एलिजिबल है. इनफैक्ट दे आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग इन दीज 2 पॉइंट्स. डिपॉजिट इन नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम फॉर हाउसिंग लोन, एक तो ये पॉइंट है. फिर है पेमेंट टुवर्ड्स कॉस्ट ऑफ परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, उसमें ये चीजें एलिजिबल हैं. इंस्टॉलमेंट पार्ट पेमेंट फॉर परचेज ऑफ हाउस अंडर सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम. दूसरा है इंस्टॉलमेंट पार्ट पेमेंट फॉर परचेज ऑफ हाउस अंडर सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. पहले था ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटी, दूसरा है ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तीसरा है स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन वगैरह. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो डी पॉइंट है यहाँ पे, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन. Repayment of housing loan is eligible principal portion, and you know the payment should be to a bank or financial institution only. ठीक है. No deduction shall be allowed for admission fees, shares, initial deposit etc. Cost of addition, alteration, repair to a house, any expenditure जिसके ऊपर सेक्शन 24 में डिडक्शन मिल सकता है, मतलब इंटरेस्ट. एंड लास्टली यू हैव रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी. जब कंस्ट्रक्शन चल रहा है उस समय जो रीपेमेंट कर रहे हो उस पे एटीसी नहीं मिलेगा. ये छोटी छोटी सी बातें हैं. एटीसी में हाउसिंग लोन प्रिंसिपल इज एलिजिबल. बड़ा पॉपुलर अगेन चीज है. लोग अपने लिए घर खरीदते हैं, उस घर का इंटरेस्ट का डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी हेड में मिल जाता है, प्रिंसिपल का डिडक्शन यहाँ मिल जाता है, और इंटरेस्ट का डिडक्शन कुछ समय के लिए जो था उसमें 80EEA में भी मिल जाया करता था. अब उसके बाद अगला मेजर इन्वेस्टमेंट अंडर 80C इज ट्यूशन फीस. अगर आप ट्यूशन फीस भरते हो तो 80C का डिडक्शन है. पेमेंट शुड बी बाय इंडिविजुअल. इट शुड बी ऑफ अ ट्यूशन फीस. No deduction shall be allowed for development fees, donation, library fees, and bus fees, mess fees. Typically the payment should be of tuition fees. ट्यूशन फीस ही एलिजिबल है, बाकी सब चीजें एलिजिबल नहीं है. और उसमें यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, मतलब कोई भी प्री प्राइमरी से कॉलेज वगैरह सब तक की ट्यूशन फीस एलिजिबल है. द इंस्टीट्यूशन शुड बी सिचुएटेड इन इंडिया एंड इट शुड बी अ फुल टाइम एजुकेशन. इंपॉर्टेंट है द ट्यूशन फीस शुड बी पेड फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन. खुद का स्पाउस का एजुकेशन नहीं, बच्चों का, बच्चों के एजुकेशन के लिए आपने जो भी ट्यूशन फीस भरी है उसके ऊपर 80C मिलेगा. यहाँ वो 2 चिल्ड्रन वाली लिमिट है. एंड यू नो 2 बच्चों से ज्यादा के बच्चों की फीस भरी तो 2 का ही डिडक्शन मिलेगा. 3 बच्चे हैं तो 2 ही बच्चों का ट्यूशन फीस का डिडक्शन मिल पाएगा. दैट इज व्हाट हाउ दे आर इनकरेजिंग द 2 चाइल्ड पॉलिसी कि 2 ही बच्चे रखो ताकि 2 के लिए 80C का डिडक्शन मिल जाएगा. तो ये इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसके ऊपर 80C का डिडक्शन मिलता है. पहला इन्वेस्टमेंट LIC, मेजर इन्वेस्टमेंट. दूसरा इन्वेस्टमेंट प्रोविडेंट फंड्स. तीसरा इन्वेस्टमेंट है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट. चौथा मेजर इन्वेस्टमेंट है सुकन्या समृद्धि स्कीम. पांचवा मेजर इन्वेस्टमेंट है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट. सिक्स्थ मेजर इन्वेस्टमेंट है हाउसिंग लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट. एंड सेवंथ मेजर इन्वेस्टमेंट है ट्यूशन फीस. तो ये 7 मेजर इन्वेस्टमेंट्स हैं. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि स्कीम, NSC, हाउसिंग लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट. देन यू हैव बच्चों की ट्यूशन फीस एंड वन मोर इन्वेस्टमेंट इज देयर, दैट इज द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल हाउसिंग लोन. तो इन सब के ऊपर 80C मिलता है, याद रखना है. ये तो मेजर चीजें. उसके अलावा कई बार ऑफ एंड ऑन दे में कम आउट विद दीज इन्वेस्टमेंट्स इन द एग्जाम. नाम से ये ज्यादा पूछे जा सकते हैं तो अपने को ध्यान रखना है. वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट जिस पर 80C मिल सकता है दैट इज यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान. तो एनी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, एनी पेंशन प्लान ऑफ दैट सॉर्ट में भी एलिजिबल. उसके अलावा है अप्रूव्ड सुपरएन्वेशन फंड. तो और कोई रिटायरमेंट का फंड हो जो अप्रूव्ड हो. एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन इज एलिजिबल अंडर 80C. तो मे बी अप्रूव्ड पेंशन फंड, अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन इज एलिजिबल अंडर 80C. उसके अलावा है न्यू पेंशन स्कीम टीयर 2. This tier 1 and tier 2 is very important. Tier 1 gets the deduction under 80 CCD. Tier 2 जो है उसके ऊपर 80C मिलता है.
वो भी प्रिसाइज इन्हीं को मिलता है। टीयर 2 इन्वेस्टमेंट इन न्यू पेंशन स्कीम, उसमें डिडक्शन मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आपने टीयर 2 न्यू पेंशन स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया एडिशनल, मतलब टीयर 1 वाला जो 80 सीसीडी का है उसके अलावा एडिशनल की बात हो रही है। तो टीयर 2 में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया न्यू पेंशन स्कीम टीयर 2 में, तो आपको डिडक्शन मिलेगा। पर यहाँ की कुछ कंडीशन है। एक तो यह है कि 3 साल से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। दूसरा यह है कि इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद अ नोटिफाइड स्कीम। अगर यह है तो आपको इधर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इन दी स्कीम पे डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद है एन्यूटी प्लान। तो एनी पेंशन प्लान ऑफ एलआईसी और एनी अदर इंश्योरेंस जो नोटिफाइड है, तो कोई भी पेंशन प्लान हो जो यहाँ नोटिफाइड है वो एलिजिबल है। फिर नॉन कम्यूटेबल, मतलब जहां पे कम्यूटेशन नहीं कर सकते, ऐसा एन्यूटी प्लान, ऐसा पेंशन प्लान एलिजिबल है। तो पेंशन प्लान जहां पर आप कम्यूटेशन लमसम विड्रॉवल नहीं कर सकते वो एलिजिबल है। पर कम्यूटेबल प्लान भी एलिजिबल है, बट इन द केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो नॉन कम्यूटेबल पेंशन प्लान एलिजिबल हैं, कम्यूटेबल पेंशन प्लान एलिजिबल है बट गवर्नमेंट एम्प्लॉय में, उसमें भी अपर लिमिट है अप टू 20% ऑफ सैलरी। तो मैक्सिमम दैट इज द लिमिट जिस तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर नोटिफाइड म्यूचुअल फंड्स, नोटिफाइड बॉन्ड्स, है ना, नोटिफाइड शब्द सुन लो, नोटिफाइड म्यूचुअल फंड, notified bonds, debentures, shares, units, whatever it is, notified under 80C. So they will say assessee has invested in bonds which are notified under 80C. Assessee has invested in the bonds of RBI which is notified under 80C. So 80C वर्ड के साथ उनको देना पड़ेगा क्योंकि नोटिफाइड बात हो रही है। तो नोटिफाइड बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, यूनिट्स, व्हाटसोएवर नोटिफाइड अंडर 80C। इसी प्रकार से नोटिफाइड नाबार्ड बॉन्ड्स, नोटिफाइड बॉन्ड्स, ठीक है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, तो सीनियर सिटीजन की जो स्कीम है उसमें इन्वेस्ट किया तो 80C मिलेगा, तो दैट इज अनदर इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे छोटे मोटे 5-7 और इन्वेस्टमेंट है जिस पर 80C मिलता है। मेजर 7 है, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रोविडेंट फंड, then you have Sukanya Samriddhi scheme, you have NSC FD of 5 years and above, you have a housing loan principal repayment and tuition fees। ये मेजर 7 हैं, एकदम से याद रखना है उसको। उसके अलावा नाम बाकी के याद रखना है, नोटिफाइड बॉन्ड्स, एन्यूटी प्लान्स, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू एनी अप्रूव्ड फंड्स, सुपर एन्वेशन फंड्स। उसके अलावा ऐसे छोटे मोटे नाम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम रूल्स, ये नाम याद रखो। इनमें आपको 80C का डिडक्शन मिलता है। ओवरऑल लिमिट ऑफ 80C यू नो इट इज मैक्सिमम अप टू ₹1,50,000 सारे इन्वेस्टमेंट मिला के। कुछ इन्वेस्टमेंट जो अपने फैमिली मेंबर के नाम पे कर सकते हो, जैसे LIC, PPF, यूलिप, नॉन कम्यूटेबल डेफर्ड एन्यूटी प्लान, अदर डेफर्ड एन्यूटी प्लान फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसमें असेसी एंड माइनर चाइल्ड, इनके नाम पे कर सकते हो। एक चीज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ जाता है कि साहब ये इन्वेस्टमेंट पेरेंट के नाम पे किया, तो आप ध्यान दे सकते हो पेरेंट इज नॉट कवर्ड हियर इन द फैमिली, या ये इन्वेस्टमेंट मेजर चाइल्ड के नाम पे किया, तो यहाँ आप देखोगे अधिकतर जगह पे मेजर माइनर का डिफरेंस नहीं है। कई बार कह देते हैं ये इन्वेस्टमेंट नॉन डिपेंडेंट चाइल्ड के नाम पे किया, इन द नेम ऑफ मेजर चाइल्ड हु इज नॉट डिपेंडेंट, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ अ मेजर चाइल्ड हु इज नॉट डिपेंडेंट, चलेगा, क्योंकि यहाँ पे वो डिस्टिंक्शन नहीं है कि ये मेजर है या माइनर है, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। अक्सर यही है, एक आध प्रोविजन छोड़ दो, बाकी जनरली देयर इज नो सेग्रीगेशन कि ये मेजर है या माइनर है, डिपेंडेंट है या नॉन डिपेंडेंट है। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है जब चैप्टर 6 से डिडक्शन के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इस बारीकी को वो ट्रिगर करते हैं, क्योंकि किसी सेक्शन में लिखा है कि वो माइनर चाइल्ड होना चाहिए, किसी में लिखा है वो डिपेंडेंट होना चाहिए। 80C की जहां तक बात है वहां ये डिस्टिंक्शन नहीं है, सो इट में बी डिपेंडेंट, नॉन डिपेंडेंट चाइल्ड, मेजर माइनर चाइल्ड, राइट, दैट इज वन ऑफ द थिंग विच इज देयर। और फिर कुछ इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, लॉक इन पीरियड होता है, लॉक इन, मिनिमम इतने समय तक आपको इन्वेस्टमेंट करना है, उससे पहले विड्रॉ कर लोगे तो द डिडक्शन अलाउड अर्लियर विल बिकम
रीटैक्सेबल। तो ये उसके कुछ नाम लिखे हैं, इनमें लॉक इन पीरियड कितना है ये लिखा है, इट्स जस्ट फॉर रेफरेंस थिंग, मेरे हिसाब से इसको रिवाइज रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद जो अगला इन्वेस्टमेंट आता है, दैट इन्वेस्टमेंट इज सेक्शन 80CCC। 80CCC अब इतना सच पॉपुलर नहीं है, इट कवर्स द पेंशन प्लान, नोटिफाइड पेंशन प्लान। सो हु इज द एलिजिबल असेसी? इंडिविजुअल। Individual is the eligible assessee and he can claim the deduction for investment in any annuity plan of LIC or other insurer approved। तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा उसमें ऐसा लिखा हो सकता है, दिस इंश्योरेंस प्लान इज अप्रूव्ड अंडर 80CCC। ठीक है, इफ इट इज अप्रूव्ड अंडर 80CCC, 80CCC में ले लेना। कई जगह लिखा हो सकता है दिस पेंशन प्लान इज अप्रूव्ड अंडर 80C। ठीक है, 80C में डिडक्शन ले लेना। तो आप देख लेना 80C में एलिजिबल है तो वहां ले लेना, 80CCC में एलिजिबल है तो वहां ले लेना। डबल तो मिलता नहीं है कि 80C और CCC दोनों मिल जाएंगे एक ही इन्वेस्टमेंट पे, एक इन्वेस्टमेंट पे एक ही बार डिडक्शन मिलेगा, इधर 80C और 80CCC। तो वो आप देख लेना। अगेन 80C हो या 80CCC हो, द इन्वेस्टमेंट, द मैक्सिमम डिडक्शन यू कैन क्लेम इज 1,50,000। टोटलिटी में 1.5 लाख तक का ही डिडक्शन आप ले सकते हो। उसके बाद आता है सेक्शन 80CCD। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इन द सेंस दैट यहां पर न्यू पेंशन स्कीम के ऊपर आपको डिडक्शन मिलता है। न्यू पेंशन स्कीम टीयर 1, उसके ऊपर आपको यहां डिडक्शन मिलता है। ठीक है, कैटेगरी है, टीयर 1 इज अ कैटेगरी, टीयर 2 इज अ कैटेगरी। जैसे होते हैं ना प्लान, 2010 का प्लान, 2015 का प्लान, तो वैसे इनके प्लान जो है टीयर 1 एंड टीयर 2 कैटेगराइजेशन उन्होंने किया है। तो कैटेगरी टीयर 1 जो है उसके अंदर अपने को यहाँ पे डिडक्शन मिलता है। नाउ हु इज द एलिजिबल असेसी? इंडिविजुअल। व्हाट इज द नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट? इज कंट्रीब्यूशन टू न्यू पेंशन स्कीम। अब इसमें बहुत सारे अलग अलग चीजें, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो खुद का कंट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद है एडिशनल कंट्रीब्यूशन खुद का, एडिशनल 50,000 80CCD 1B में। तो ऐसे मल्टीपल इन्वेस्टमेंट है जो यहाँ पर एलिजिबल है। मैंने उसकी एक समरी बना दी है, मैं बता देता हूँ। एनीवेज यहाँ पे जो डिडक्शन है वो कितना मिलेगा, कितने पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ये सब भी वहां पर उस समरी में बताया है। तो लेट मी टेक यू टू दैट समरी। यहां पर जो बताया देखिए, क्वांटम ऑफ डिडक्शन। सो द क्वांटम ऑफ डिडक्शन इज एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन। अगर आप जॉब में हो तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे कितना डिडक्शन मिलेगा? मेरा फॉर्मूला है लोअर ऑफ द 3 फिगर्स का डिडक्शन मिलेगा। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन 10% ऑफ सैलरी, एंड सैलरी फॉर दिस पर्पसेस इज बेसिक प्लस सीडीए, बेसिक प्लस सीडीए। ठीक है, एंड ओवरऑल 80C CCC CCD सब सेक्शन 1 1.5 लाख की लिमिट है, तो 1.5 लाख की लिमिट पे ये रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन में 1.5 लाख की लिमिट लगती है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में 1.5 लाख की लिमिट नहीं लगती है। तो वहां की लिमिट कितनी रहेगी? वहां की लिमिट रहेगी एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। ठीक है, दैट इज द लिमिट। ये 1.5 लाख की लिमिट के बियॉन्ड जाके डिडक्शन मिल रहा है। तो अब आप ओवरऑल सोचो तो एक व्यक्ति को कितना डिडक्शन मिल रहा है? 10% ऑफ सैलरी खुद के कंट्रीब्यूशन के लिए, 10% ऑफ सैलरी एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के लिए, अप टू 20% बेसिकली समवेयर अराउंड आप डिडक्शन ले सकते हो। 10% खुद के लिए, 10% एम्प्लॉयर के लिए। खुद के कंट्रीब्यूशन पे 1.5 लाख की लिमिट लगेगी, उनके कंट्रीब्यूशन पे, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे लिमिट नहीं लगेगी। इसी प्रकार से अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब वो जॉब में नहीं है, तो वहां पर क्या क्राइटेरिया लगेगा? वहां पर ये क्राइटेरिया लगेगा एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और 20% ऑफ जीटीआई। ठीक है, 10 + 10। जॉब में होते हैं तो 10 + 10 हो ही रहा था, तो जॉब में नहीं हो तो 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम एंड ओवरऑल 1.5 लाख की लिमिट। अभी ये यहाँ पर थोड़ा सा उनने ये कर दिया, ये ओवरऑल 1.5 लाख की लिमिट में ही आएगा, जबकि वहां पे जॉब वालों में क्या है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख के बियॉन्ड हो जाता है, पर यहाँ उनने कह दिया साहब ओवरऑल 1.5 लाख की लिमिट पे आएगा। सो एनीवेज अगर कोई इंडिविजुअल है, कंट्रीब्यूशन टू न्यू पेंशन स्कीम टीयर 1 करता है, तो उसके लिए डिडक्शन रहेगा एक्चुअल कंट्रीब्यूशन 10%, 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, एंड यू हैव द ओवरऑल 1.5 लाख की लिमिट, विच एवर इज लेस का डिडक्शन
मिलेगा। अब ये तो हो गया 80 CCD का एक हिस्सा। एक एडिशनल डिडक्शन और है, खुद का जो आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, मतलब एम्प्लॉय अपना खुद का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, इसी प्रकार से कोई अदर इंडिविजुअल अपना खुद का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो ये जो खुद का कंट्रीब्यूशन है, अगर ये यहां पर एग्जॉस्ट नहीं हो पाया, 80 CCD 1 में एग्जॉस्ट नहीं हो पाया, तो इसी अमाउंट का डिडक्शन आपको बचा हुआ इन्वेस्टमेंट का डिडक्शन 1B में मिल जाएगा, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट और 50,000, विच एवर इज लेस। सो टीयर 1 में आपको एडिशनल डिडक्शन मिल जाता है 50,000 रुपए तक का। तो 1.5 लाख की लिमिट एग्जॉस्ट हो गई, कोई बात नहीं, 50,000 और क्लेम कर सकते हो आप अंडर द टीयर 1। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, एडिशनल डिडक्शन अंडर 80CCD। ठीक है, एंड देन हमने क्लास में कुछ एग्जांपल्स किए थे, वो जरूर से आप एक बार देख लीजिएगा कि किस प्रकार से CCD 1, CCD 1A एंड CCD 1B की लिमिट्स ऑपरेट करती हैं। वो एग्जांपल्स देखे जाने चाहिए। 80 CCD इन्वेस्टमेंट इन दी पेंशन स्कीम। अब देखिए 80C सीरीज जो है उसमें 3 सेक्शन थे, C, CCC एंड CCD। बेसिकली दे डील विथ ऑल दीज इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रा। तो जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह आप कर रहे हैं उस पे CCC CCD का डिडक्शन मिल जाता है। अगली सीरीज आती है D सीरीज। D सीरीज में बेसिकली आपको डिडक्शन मिलता है फॉर डेथ, डिसेबिलिटी, डिसीजेस, है ना। अपन D सीरीज को ऐसे डिफाइन करते हैं, कोई भी बीमारी है, इंश्योरेंस है रिलेटेड टू डिसीजेस, दैट इज एलिजिबल। तो यहां जो है सबसे पहला सेक्शन है 80D। 80D में हु इज द एलिजिबल असेसी इज इंडिविजुअल HUF। अगेन फोकस ऑन द थिंग, he may be resident or non-resident. Here who is eligible is resident or non-resident both, individual HUF। यहां पे किन चीजों का डिडक्शन मिलता है? एक है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम और कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ स्कीम, दूसरा है सीनियर रेसिडेंट के इलाज का खर्चा, ठीक है, और तीसरा है एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप, वो 5,000 रुपए तक है। एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप अप टू ₹5,000, उसका डिडक्शन आपको मिलता है। किस किस के लिए इंश्योरेंस कराना है, या किसका हेल्थ चेकअप कराना है, या किसका ट्रीटमेंट कराना है, तो उनने कहा असेसी प्लस फैमिली। तो फैमिली में स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन आ गए। असेसी, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, ये एक फैमिली हो गई। इसमें 25,000 का डिडक्शन मिलता है, इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह जो भी आप कर रहे हो 25,000। और अगर कोई सीनियर रेसिडेंट है तो उसके लिए एडिशनल 25,000 मिल सकता है। उसको सीनियर भी होना चाहिए, सीनियर मतलब 60 साल या उससे ज्यादा, रेसिडेंट मतलब रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सीनियर प्लस रेसिडेंट है तो उसके लिए एडिशनल 25,000 तक का डिडक्शन मिल सकता है। फिर पेरेंट्स के लिए अलग से उन्होंने क्राइटेरिया दिया है, पेरेंट्स का मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं तो अलग से डिडक्शन है 25,000 तक का, और अगर पेरेंट सीनियर रेसिडेंट है तो उनके लिए 25,000 तक का एडिशनल डिडक्शन है। ठीक है, तो दैट इज द टोटल लिमिट, आई मीन 25,000 फॉर द फैमिली, 25,000 फॉर द पेरेंट्स। सीनियर है तो एडिशनल 25,000 फॉर द फैमिली मिल सकता है उस सीनियर के लिए, पेरेंट्स है तो उन पेरेंट्स के लिए एडिशनल 25,000 मिल सकता है एज अ सीनियर रेसिडेंट। और इसी में वो 5,000 एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप आ जाएगा, जो असेसी अपनी फैमिली या पेरेंट्स किसी के लिए भी खर्च कर सकता है। तो ये सब दिया हुआ है, फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए एडिशनल 25,000 तक की लिमिट दी हुई है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज एक है, उसको समझो। इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कैन बी बाय एनी मोड अदरवाइज देन बाय कैश, सो इट कैन नॉट बी बाय कैश। इसी प्रकार से जो हेल्थ स्कीम में कंट्रीब्यूशन है, इट कैन बी बाय एनी मोड अदरवाइज देन बाय कैश। इसी प्रकार से ट्रीटमेंट का जो खर्चा है, इट कैन बी बाय एनी मोड अदरवाइज देन बाय कैश। बट ये जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, दिस कैन बी पेड इन कैश। सो ये जो है 5,000 तक का अमाउंट, इट कैन बी पेड इन कैश। इसमें उन्होंने थोड़ा सा लिबरल अप्रोच रखी है। अब यहाँ फैमिली में थोड़ा सा फिर ध्यान दोगे
तो लिखा है असेसी, स्पाउस, है ना। स्पाउस के साथ डिपेंडेंट नहीं लिखा है, तो शी और ही में भी डिपेंडेंट और नॉन डिपेंडेंट। फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में भी माइनर में भी मेजर, माइनर मेजर कुछ भी हो सकते हैं, बट द की वर्ड इज डिपेंडेंट, सो चिल्ड्रन शुड बी डिपेंडेंट एंड देयर इज नो 2 चिल्ड्रन लिमिट। तो 3 बच्चे हों, तीनों के प्रीमियम का डिडक्शन मिल जाएगा, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, हेल्थ चेकअप, सबका डिडक्शन मिल जाएगा। तो फैमिली की टोटल लिमिट 25,000 प्लस एडिशनल 25 मिल सकता है अगर सीनियर रेसिडेंट है। पेरेंट्स की टोटल लिमिट 25 और एडिशनल 25 मिल सकता है अगर पेरेंट्स सीनियर रेसिडेंट है। ये तो इंडिविजुअल की कहानी हुई। एचयूएफ अपने किसी भी मेंबर का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भर सकता है, एचयूएफ अपने किसी भी मेंबर का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भर सकता है। ओवरऑल वही 25,000 की लिमिट में ये पे किया जा सकता है। यहाँ छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान देनी चाहिए। एक बात यह है कि मान लो आपने इस साल 3 साल का प्रीमियम भर दिया, इस साल आपने 1,80,000 भर दिया जो उससे 3 साल का प्रीमियम है, तो आपको क्या डिडक्शन मिलेगा? 1,80,000 डिवाइडेड बाय 3। हर साल तीनों साल तक आपको प्रोपोर्शनेटली प्रो रेटा बेसिस पे डिडक्शन मिलेगा। इस साल आपने पे किया 3 साल का प्रीमियम, इस साल उसका 1/3 डिडक्शन ले लो सब्जेक्ट टू दी लिमिट्स। इसी प्रकार से अगले साल उसका 1/3 ले लेना सब्जेक्ट टू दी लिमिट्स, और फिर तीसरे साल उसका 1/3 ले लेना सब्जेक्ट टू दी लिमिट्स। सो यू कैन क्लेम द डिडक्शन सब्जेक्ट टू दी लिमिट्स एंड देन पेमेंट शुड बी मेड आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम। ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो भी आप प्रीमियम दे रहे हो, it should be paid out of the taxable income of the assessee and payment should be by any mode otherwise than by cash। ये छोटी छोटी बातें हैं। 80D हो जाता है। अगला सेक्शन आता है 80DD, डिसेबल्ड डिपेंडेंट। तो अगर कोई फैमिली में डिसेबल्ड भी है एंड डिपेंडेंट ऑन द असेसी भी है, तो उसके लिए सेक्शन 80D में डिडक्शन मिल सकता है। डिसेबल्ड भी है और डिपेंडेंट भी है, तो यू कैन क्लेम द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। नाउ हु इज द एलिजिबल असेसी? वेरी इंटरेस्टिंगली रेसिडेंट। ठीक है, यहां से एक्चुअली डीडी डीडीबी ये जो सेक्शन है 2-3, इसमें एलिजिबल असेसी जो है वो रेसिडेंट है। डीडी, डीडीबी एंड आई थिंक 80U, तीनों सेक्शन में एलिजिबल इज रेसिडेंट ओनली। सो हु इज एलिजिबल? रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट एचयूएफ। व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर? तो जो डिसेबल्ड है, डिसेबल्ड वो होता है जो पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एक्ट के अंतर्गत डिसेबल्ड है, और इसमें कैटेगरी होती है सीवियरली डिसेबल्ड, है ना, जो 80% डिसेबल्ड है अंडर दी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट। तो अगर कोई डिसेबल्ड है, उसकी देख रेख पर, उसके ट्रीटमेंट पे आपने खर्चा किया, तो आपको डिडक्शन मिलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर 75,000। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। खर्चा कितना किया उससे मतलब नहीं है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है 75,000। और अगर कोई सीवियरली डिसेबल्ड है तो खर्चा कितना किया उससे मतलब नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर आपको 1,25,000 का डिडक्शन मिलेगा। सो 80DD the deduction is 75,000 स्टैंडर्ड अगर कोई डिसेबल्ड है। डिसेबल्ड होने के साथ ही और शी शुड बी डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट कौन होता है? डिपेंडेंट में फैमिली आ जाती है। फैमिली मतलब स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर हु आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन दी असेसी। जब हम बात कर रहे हैं 80DD DDB की, ये जो 2 सेक्शन है इसमें फैमिली थोड़ी एक्सटेंडेड है, इसमें माता पिता भाई बहन भी आ गए और स्पाउस वगैरह सभी आ गए, पर खास कंडीशन ये है कि जो भी फैमिली की बात हो रही है दे शुड बी होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन दी असेसी। होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन दी असेसी, दी लैंग्वेज। उसके बाद है आपको गवर्नमेंट डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि साहब ये डिसेबल्ड है, और डिपेंडेंट मैंने आपको बता ही दिया, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, डिपेंडेंट ऑन दी असेसी। अगला सेक्शन आता है 80U। सेक्शन 80U, हु इज द एलिजिबल असेसी? रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट एचयूएफ। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। 80U इज सिंपली कंटिन्यूएशन ऑफ सेक्शन 80DD। 80DD में क्या होता है?
उसमें ट्रीटमेंट की बात हो रही है ऑफ द फैमिली। डिसेबल्ड कौन है? फैमिली मेंबर है। जबकि 80U में हु इज द डिसेबल्ड? द असेसी हिमसेल्फ। अगर असेसी डिसेबल्ड है तो असेसी को 80U में डिडक्शन मिल सकता है ना, बशर्ते असेसी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। असेसी डिसेबल्ड है, इनकम कमा रहा है, डिपेंडेंट नहीं है, ही हिमसेल्फ कैन क्लेम 80U। पर अगर असेसी डिसेबल्ड है एंड डिपेंडेंट है तो उसके जो घर वाले हैं, ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स जो भी हैं, वो क्लेम कर सकते हैं 80DD। 80U में भी डिसेबल्ड होना चाहिए, खुद असेसी को डिडक्शन मिलता है वही 75,000 इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर, और सीवियरली डिसेबल्ड है तो 1,25,000 इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर। तो डिडक्शन इज 75,000, 1,25,000। and then again that important factor is कि 80U and DD cannot operate simultaneously for that same disabled। मतलब अगर वो डिपेंडेंट है तो DD मिलेगा, अगर डिपेंडेंट नहीं है तो 80U मिलेगा। For one disabled you cannot claim both 80DD and U cannot be claimed together। अब उसके बाद अगला सेक्शन आता है 80DDB, भयंकर डेडली डिसीजेस के लिए सेक्शन आता है 80DDB, भयंकर डेडली डिसीजेस। हु इज द एलिजिबल असेसी? रेसिडेंट इज द पर्सन, रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट HUF। what is the nature of expenditure? It is treatment of specified diseases of dependent। डिपेंडेंट फैमिली मेंबर या असेसी अपना भयंकर बीमारी का इलाज करा रहा है। फैमिली में कौन आएगा? असेसी, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर। तो यहां एक्सटेंडेड फैमिली है, असेसी, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर इज द फैमिली। ये जो फैमिली है, ये फैमिली में किसी को भयंकर बीमारी हो गई, वो बीमारी जो स्पेसिफाइड अंडर रूल 11DD है। वो बीमारियों की लिस्ट मैंने आपको दी है, उसको रटने की जरूरत नहीं है, पर हाँ एक जनरल जानकारी के लिए देखिए ये लिस्ट है भयंकर बीमारियों की, इनमें से कोई बीमारी हो गई है, वो बीमारी है, आप उसका इलाज करा रहे हो। तो असेसी के स्पाउस या चिल्ड्रन या पेरेंट्स या ब्रदर सिस्टर या खुद असेसी को, उनको ये भयंकर बीमारी है। इस बीमारी के इलाज पे जो खर्चा हो रहा है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर और ₹40,000 विच एवर इज लेस वुड बी एलिजिबल फॉर द डिडक्शन। एक्चुअल एक्सपेंडिचर और ₹40,000। पर अगर कोई सीनियर है तो उसके इलाज में खर्चा थोड़ा ज्यादा लग सकता है, तो 1,00,000 दिया है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर और 1,00,000 विच एवर इज लेस वुड बी एलिजिबल फॉर द डिडक्शन। एंड देन एक छोटी सी बात लिखी है कि अगर जो इलाज का खर्चा है वो इंश्योरेंस कंपनी वगैरह ने रीइंबर्स कर दिया तो द डिडक्शन वुड बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ रीइंबर्समेंट। मान लो इलाज में खर्चा आया 30,000, उसमें से 10,000 रुपए रीइंबर्स कर दिया इंश्योरेंस कंपनी ने, तो अब 20,000 डिडक्शन 20,000 का मिलेगा, ऐसा कह रहे हैं वो। ठीक है, तो 80DDB जो भी भयंकर बीमारी है उसके इलाज के खर्चे पे 80DDB का डिडक्शन मिल जाएगा। अब इसके बाद आती है ई सीरीज। तो देखो सी सीरीज कितने सेक्शन पड़े? 3। कौन से? सी 7 इन्वेस्टमेंट बेसिकली प्लस कुछ और, उनके ऊपर आपको 80C मिलता है, फिर 80CCC मतलब आपको पेंशन प्लान पे डिडक्शन मिलता है टू इंडिविजुअल नोटिफाइड अंडर 80CCC, फिर 80CCD न्यू पेंशन स्कीम, उसमें टीयर 1 पे मिलता है डिडक्शन, उसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एंड एडिशनल 50,000 तक का डिडक्शन मिलता है। वो खुद के कंट्रीब्यूशन पे भी अप टू 20% ऑफ GTI का डिडक्शन मिलता है। उसके बाद अपन ने डी सीरीज देखी। डी मतलब मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, डी मतलब डिसेबल डिपेंडेंट पे 75,000 स्टैंडर्ड और 1,25,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन। 75,000 कब मिलता है? जब वो डिसेबल्ड है, 1,25,000 जब वो सीवियरली,
सीवियर डिसेबिलिटी में एज इंपॉर्टेंट नहीं है ना, सीनियर नॉन सीनियर इंपॉर्टेंट नहीं, उनका क्राइटेरिया है डिसेबिलिटी कितनी है। ऐसे ही 80U आपको डिडक्शन मिलता है 75 और 1,25,000 अगर खुद डिसेबल्ड है एसएससी। फिर उसके बाद है 80DDB भयंकर डेडली डिसीजेस के ट्रीटमेंट पर, असेसी स्पाउस चिल्ड्रन पेरेंट्स ब्रदर के जो भी ट्रीटमेंट है उन पे जो खर्चा हुआ है उसमें एक्चुअल एक्सपेंडिचर और 40,000 विच एवर इज लेस का डिडक्शन मिलता है। और सीनियर रेसिडेंट है तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर और 1,00,000 रुपए विच एवर इज लेस का डिडक्शन मिलता है। अगला आता है ई सीरीज। ई मतलब इंटरेस्ट, तो ई सीरीज में पहला आता है 80E। हु इज द एलिजिबल असेसी? इंडिविजुअल। आप देखो ध्यान से, पूरी लिस्ट में सिर्फ DD और DDB में लिखा हुआ है रेसिडेंट, है ना, इंडिविजुअल रेसिडेंट HUF। तो रेसिडेंट शब्द का प्रयोग इन दो सेक्शन में है। बाकी 80D में वो सीनियर का जो एडिशनल है उसमें है, सीनियर रेसिडेंट के लिए एडिशनल तब मिलता है 25,000 जब वो सीनियर रेसिडेंट है। 80E, who is the eligible assessee? Individual, may be resident, non-resident. What is the nature of expenditure? Interest on any loan taken for higher education। हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया था, उसके प्रिंसिपल पे नहीं मिलता है, उसके इंटरेस्ट पे डिडक्शन मिलता है। हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया था, उसके प्रिंसिपल पे डिडक्शन नहीं मिलता है, उसके इंटरेस्ट पे डिडक्शन मिलता है। लोन किसकी हायर एजुकेशन के लिए लिया था? सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन एंड लीगल गार्जियन, इनके हायर एजुकेशन के लिए आपने लोन लिया था, उस लोन पर ब्याज का डिडक्शन आपको यहां पर मिलता है। ठीक है, लोन शुड बी टेकन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लोन इन्हीं लोगों की पढ़ाई के लिए लिया गया है, इनकी हायर एजुकेशन की पढ़ाई के लिए। हायर एजुकेशन का मतलब होता है एनी कोर्स, इट मे बी फुल टाइम, पार्ट टाइम, मे बी इन इंडिया, मे बी आउटसाइड इंडिया, एनी कोर्स आफ्टर 12th that is eligible। तो आफ्टर सीनियर सेकेंडरी एग्जाम, आफ्टर 12th कोई भी कोर्स ऑफ एजुकेशन आप कर रहे हो तो उसमें आपको लोन अगर आपने उसके लिए लिया है तो उसके ब्याज का डिडक्शन मिलता है। खास बात यह है कि ये डिडक्शन पे अमाउंट की कोई लिमिट नहीं कि मैक्सिमम इतने ही अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा, सिर्फ ईयर की लिमिट है 8 साल। जब से रीपेमेंट चालू किया विद इन 8 ईयर्स आपको डिडक्शन मिलेगा। तो आज मान लो लोन का रीपेमेंट चालू कर दिया अपन ने, तो आज से 8 साल में अपने को डिडक्शन मिलेगा। 8 साल में रीपे कर दो, वो चाहते हैं, दे वांट कि 8 साल में लोन का रीपेमेंट कर दो, तो 8 साल तक ही डिडक्शन मिलेगा फ्रॉम द ईयर ऑफ रीपेमेंट 8 ईयर्स। जितने भी इंटरेस्ट वगैरह के डिडक्शन है ना या प्रिंसिपल के, सब में लोन शुड बी टेकन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगला है 80EEA। ये सेक्शन टेम्पररी था। अब देखो आज के दिन तो बहुत महत्व नहीं है, पर हाँ क्वेश्चन ऐसा आ सकता है उस साल लोन लिया गया था तो आज भी डिडक्शन उसका मिलता है। ये सेक्शन है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस। अपन ने लोन लिया किस लिए? मकान खरीदने के लिए, रेसिडेंशियल हाउस खरीदने के लिए, खरीदने या कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस। उस लोन पर जो ब्याज बनता है उस ब्याज का डिडक्शन असेसी को यहां पर मिलेगा। इंटरेस्टिंगली लोन हैज टू बी टेकन अगेन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और भी कुछ कंडीशन है, लोन शुड बी टेकन बिटवीन दीज डेट्स। ये डेट में इंपॉर्टेंट है, अब जो प्रीवियस ईयर 22-23 है उसमें ये एलिजिबल नहीं है, ठीक है, उसका सनसेट हो चुका है, सूर्य अस्त हो चुका है, पर फिर भी उन दिनों में लोन लिया था, मान लो 2021 में लोन लिया था तो उसके इंटरेस्ट का डिडक्शन 2022-23 फाइनेंशियल ईयर, 23-24 असेसमेंट ईयर में भी मिलेगा। इसलिए अपन उसको पढ़ रहे हैं क्योंकि अपना असेसमेंट ईयर तो 23-24 है,
फिर भी इसका डिडक्शन आज अपने को मिल जाएगा अगर लोन इन डेट्स के बीच में लिया है, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, इसकी स्टैंप वैल्यू 45 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है। वो क्या कर देंगे, वो बोलेंगे साहब इसका परचेस कंसीडरेशन है 50 लाख और स्टैंप वैल्यू है 40 लाख। आपको कंफ्यूज कर देंगे, आप बोलोगे साहब खरीदा तो 50 में है, लिमिट है 45, 50 में खरीदा है मतलब डिडक्शन नहीं मिलेगा, ऐसा आप बोल दोगे, जबकि डिडक्शन मिलेगा। उल्टा भी डेटा दे सकते हैं कि साहब परचेज कंसीडरेशन 40 है, स्टैंप वैल्यू 50 है। आपको लग सकता है परचेज कंसीडरेशन तो हमने तो 40 में ही खरीदा, भले उसकी गाइडलाइन कुछ भी हो, स्टैंप वैल्यू कुछ भी हो, तो हमको डिडक्शन मिलेगा ऐसा लग सकता है, बट एक्चुअली डिडक्शन नहीं मिलेगा। आवर कंसर्न हियर इज द स्टैंप वैल्यू। स्टैंप वैल्यू अगर उस लिमिट में है तो डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। 45 लाख यहां पे वर्ड यूज किया है, स्टैंप वैल्यू उससे कम होनी चाहिए। फिर उसके बाद है असेसी शुड नॉट ओन any other residential house on the date of sanction of the loan and no double deduction shall be allowed। मतलब हाउस प्रॉपर्टी हेड में भी इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाता है ना, तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में 2 लाख का ले लेना, उसके ऊपर का कोई इंटरेस्ट बच जाए तो वो डिडक्शन यहां ले सकते हो अप टू ₹1,50,000। तो टेक्निकली हर व्यक्ति को 3.5 लाख रुपए तक के इंटरेस्ट का भी डिडक्शन मिल जाता है। 2 लाख रुपए का हाउस प्रॉपर्टी हेड में, 1.5 लाख रुपए का यहां पे, तो 3.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन हर व्यक्ति क्लेम कर सकता है। अगला सेक्शन है 80EEB, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बाय करने के लिए डिडक्शन मिलता है। हु इज द एलिजिबल असेसी? इंडिविजुअल। व्हाट इज द नेचर ऑफ पेमेंट? इंटरेस्ट। ई सीरीज मतलब इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं, इंटरेस्ट। इलेक्ट्रिक व्हीकल खुद के पैसे से खरीदना फायदेमंद नहीं है, लोन्स में खरीदना फायदेमंद है क्योंकि उसमें इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिल रहा है। इफ यू हैव इनकम एंड यू वांट टू क्लेम दिस डिडक्शन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए लोन लिया बिटवीन दीज डेट्स, तो आपको इस सेक्शन में डिडक्शन मिलेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए लोन लिया बिटवीन दीज डेट्स, तो आपको डिडक्शन मिलेगा। कितना? इंटरेस्ट और ₹1.5 लाख रुपए, विच एवर इज लेस। तो जितना इंटरेस्ट पे किया या 1.5 लाख रुपए, विच एवर इज लेस। 1.5 लाख इज मैक्सिमम एंड अगेन डबल डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो मान लो ये बिजनेस एक्सपेंडिचर है किसी ने बिजनेस के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा है, तो बिजनेस हेड में वो डिडक्शन क्लेम कर लेगा। वंस यू आर क्लेमिंग दैट डिडक्शन इन बिजनेस हेड, फिर यहां डिडक्शन नहीं मिलेगा। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, वंस यू आर क्लेमिंग डिडक्शन इन बिजनेस हेड, यहां डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो डबल नहीं मिलेगा। अगला सेक्शन आता है 80G। तो G इज एन इंपॉर्टेंट सेक्शन। G सीरीज इज फॉर ग्रांट्स। तो जितने भी तरह की ग्रांट्स एंड डोनेशंस आप देते हो, आपको G सीरीज में डिडक्शन मिल सकता है। सो यू हैव फर्स्ट सेक्शन 80G। 80G में हु इज द एलिजिबल असेसी? अभी तक का पहला सेक्शन, अभी तक का पहला सेक्शन जिसमें लिखा हुआ है एलिजिबल असेसी इज एनी, मतलब इंडिविजुअल HUF के अलावा भी असेसी अब कवर्ड है। सी सीरीज, डी सीरीज, ई सीरीज में केवल इंडिविजुअल HUF एलिजिबल थे, मैक्सिमम मतलब इंडिविजुअल HUF। पर जी सीरीज में आपको बहुत सारे ऐसे सेक्शन मिलेंगे, क्योंकि यहां बात आ रही है डोनेशन देने की, जो कोई भी दे सकता है। वहां आ रही थी लाइफ इंश्योरेंस की, तो कंपनी अपना लाइफ इंश्योरेंस कराएगी तो थोड़ा वियर्ड था। कंपनी अपने एम्प्लॉय का कराएगी तो बिजनेस एक्सपेंडिचर है, इसलिए वो वहां पे चिंता नहीं थी। पर यहां पर क्योंकि अब डोनेशन ग्रांट की बात आ रही है, सो हु इज एलिजिबल इज एनी असेसी, इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, कंपनी फर्म, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, एवरीबडी इज एलिजिबल। व्हाट इज द नेचर ऑफ पेमेंट? इज अ डोनेशन ऑफ अ सम ऑफ मनी, पैसे
डोनेट किया आपने टू स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन, डिपेंडिंग ऑन द इंस्टीट्यूशन आपको डिडक्शन मिलेगा, विच में भी 100%, 50% विद अ क्वालिफाइंग लिमिट एंड विदाउट अ क्वालिफाइंग लिमिट। तो उसके ऊपर डिडक्शन मिलेगा। आई जस्ट गो टू दैट लिस्ट, वहां पर ऐसा दिया है। और यहां पर एक कंडीशन है, पेमेंट शुड बी बाय एनी मोड अदरवाइज देन बाय कैश। ऑफ कोर्स छोटा मोटा डोनेशन चलेगा, तो 2000 तक का जो डोनेशन है वो कैश में चलेगा, पर 2000 से ज्यादा का डोनेशन है तो कैश में नहीं चलेगा। अब यहां पर और ध्यान देने की बात है, जो भी इंस्टीट्यूशन जिनको हम डोनेशन दे सकते हैं उनकी लिस्ट, तो ऐसी कोई एक लिस्ट है जो जो भी किताब से आप पढ़ रहे हैं उसमें होगी। ये लिस्ट मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा तो रटने लायक नहीं है, एक दो बार कर्सरीली देख लेनी चाहिए ताकि एक ब्रॉडर आइडिया लग सके। तो 100% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, मतलब जितना भी आप डोनेशन दोगे विदाउट एनी अपर लिमिट आपको 100% डिडक्शन मिलेगा। 10,000 रुपए दिए तो 10,000 का डिडक्शन, 1 लाख रुपए दिए तो 1 लाख का डिडक्शन, विदाउट एनी अपर कैप। यहां पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो मेजरली गवर्नमेंट रिलेटेड नेशनल प्रायोरिटी के इंस्टीट्यूशंस हैं। आप उसको एक बार लिस्ट देख सकते हो, नेशनल डिफेंस फंड वगैरह वगैरह जो भी नाम लिखे, दे आर द इंस्टीट्यूशंस। खासतौर पे आखिरी के 4-5 पढ़ लो, स्वच्छ भारत कोश, क्लीन गंगा फंड, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज एंड प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, पीएम केयर्स फंड। तो ये जो है ये एलिजिबल है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सेकंड कैटेगरी, दैट इज 50% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। 50% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट मतलब जितना डोनेशन दोगे उसका आधा डिडक्शन मिलेगा। 10,000 डोनेट करोगे तो 5,000, 1 लाख डोनेट करोगे तो 50,000, पर देर इज नो अपर कैप। मतलब ऐसा नहीं है कि क्वालिफाइंग लिमिट है और मैक्सिमम अपर कैप है कि इतना ही डिडक्शन मिल पाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो जितना भी डोनेट करोगे उसका 50% विदाउट एनी अपर कैप आपको डिडक्शन मिलेगा। यहां पर जो इंस्टीट्यूशन है आप देखोगे, इनके नाम है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, इंदिरा गांधी फंड, राजीव गांधी फंड। तो ये फंड है, ठीक है। नेहरू जी का परिवार जो प्राइम मिनिस्टर बने उनके नाम लिखे हैं। सिंपल वे ऑफ लर्निंग इट, दैट इज इट। फिर उसके बाद है 100% विद इन क्वालिफाइंग लिमिट। 100% बट इट इज सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, सब्जेक्ट टू अपर लिमिट। अपर लिमिट कितनी होती है मैं बताता हूं, पर जितना डोनेशन दोगे मिलेगा उसका 100%, सब्जेक्ट टू अपर कैप। अब यहां पर जो इंस्टीट्यूशन है उसमें एक तो है दैट इज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, दूसरा है दैट इज एनी गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और एसोसिएशन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी यूटिलाइज्ड फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, ठीक है। एंड देन यू हैव इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और एनी अदर एसोसिएशन नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्पोर्ट्स। तो एक तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड एसोसिएशन हो गया, एक फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड एसोसिएशन हो गया। स्पोर्ट्स से रिलेटेड और फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड एसोसिएशन हो गए। उनमें क्या होगा, आपको जितना भी डोनेशन दोगे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ सम क्वालिफाइंग लिमिट, उतना डिडक्शन मिलेगा 100%। उसके बाद आता है 50% विद क्वालिफाइंग लिमिट। क्वालिफाइंग लिमिट मुझे समझानी है, बट सब्जेक्ट टू दैट लिमिट आपको डिडक्शन मिलेगा। यहां पर जो नाम लिखे हुए हैं वो देखिए आप, रजिस्टर्ड फंड और इंस्टीट्यूशन, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर 80G का डोनेशन दिया है और कुछ बोला नहीं है तो वो आपको बता रहे हैं रजिस्टर्ड फंड। उनने कह दिया साहब एसएससी हैज गिवन अ डोनेशन टू रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन अंडर 80G, तो दे आर टॉकिंग अबाउट 50% विद क्वालिफाइंग लिमिट। उसके अलावा कुछ और नाम लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी फॉर एनी charitable purpose other than the purpose of promoting family planning, authority constituted for housing accommodation, corporation for promoting the interest of persons of minor communities, donation for renewal of temple etc। तो ये सब लिखे हुए हैं। जो भी नाम है बहुत ज्यादा तो रटने नहीं है। 80G रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन इज वन ऑफ द मेजर
आइटम्स इन दिस लीग। अब यहां पर है 50% विद इन क्वालिफाइंग लिमिट। नाउ व्हाट इज एंड हाउ टू डू दैट कैलकुलेशन ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट? तो ये मैंने एक 3 स्टेप का मैकेनिज्म दिया है, वो मैकेनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकलेगी? ग्रॉस टोटल इनकम लेस इनकम टैक्सेबल एट स्पेशल रेट। तो जैसे लॉटरी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना, वो सब आ गए, लेस चैप्टर 6 से के सारे डिडक्शंस एक्सेप्ट 80G। तो 80C, ट्रिपल सी, CCD, डी, डबल डी, ई, डबल ई, जो भी हैं, फिर उसके अलावा 80 JJAA, 80 QQB, जितने भी डिडक्शंस है सब कुछ दे दो। सबसे आखिरी डिडक्शन अगर किसी का देना है तो 80G देना है। जब आपने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस किए तब आपने इस चीज को नोटिस किया होगा कि कैसे ये कैलकुलेशन होता है। यू मस्ट हैव गॉन इनटू इट। अब क्या होगा यहां पे? होगा ये बेसिकली कि एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम निकाल लिया, इस एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का 10% निकाला, जिसको हम कहते हैं क्वालिफाइंग लिमिट। ये क्वालिफाइंग लिमिट और एक्चुअल डोनेशन विच एवर इज लेस, वो जो आया उसके बाद आप लगा दो परसेंटेज। अगर वो 100% विद क्वालिफाइंग लिमिट की कैटेगरी है तो लगा दो 100%, 50% विद क्वालिफाइंग लिमिट की कैटेगरी है तो लगा दो 50%। तो डिपेंडिंग ऑन दैट आपको कैलकुलेशन करना होता है। दैट इज द थिंग। यहां पे इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातें हैं कि दिस सम हैज टू बी अ सम ऑफ मनी। फिर उसके बाद है 2000 से ज्यादा का जो डिडक्शन है वो नहीं मिलेगा, 2000 का ही डिडक्शन मिलेगा बाय एनी मोड इन कैश। कैश के अलावा अगर मोड है तो फिर कितना भी डोनेशन कर सकते हो। सो देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन दैट पेमेंट शुड बी बाय एनी मोड अदरवाइज देन बाय कैश एक्सेप्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ 2000। उसके बाद है कि हमने डोनेशन दिया, डिडक्शन ले लिया, बाद में उनका अप्रूवल कैंसिल हो गया। अगर उनका अप्रूवल कैंसिल हो गया तो भी हमारा डिडक्शन कंटिन्यू करेगा, हमारा डिडक्शन रिवोक नहीं हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट इज एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। मैंने आपको बता दिया चैप्टर 6 के सारे डिडक्शन, स्पेशल इनकम को हटा के जो फिगर आता है दैट इज एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। ये बता दिया। एक थोड़ा कैलकुलेशन यहां देखो। मान लो ग्रॉस टोटल इनकम होती 5 लाख और चैप्टर 6 के डिडक्शन होते 1 लाख, तो आपका आ गया 4 लाख एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। अब टेक दिस एग्जांपल थर्ड। 4 लाख का 10% इज द क्वालिफाइंग लिमिट 40,000। आपने एक्चुअल डोनेशन दिया 50,000, तो 40 और 50 विच एवर इज लेस 40,000 का 100%, क्योंकि योर डोनेशन इज 100%, 40,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। तो 5 लाख माइनस 1 लाख 80C है ना, 4 लाख में से 40,000 का डिडक्शन 3,60,000 इज योर टोटल इनकम। हैड इट बीन एग्जांपल 4 तो क्या करते? एग्जांपल 4 में ऐसा करते कि साहब 5 लाख माइनस 1 लाख 4 लाख, 4 लाख इज योर एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, उसका 10% 40,000, 40,000 और एक्चुअल डोनेशन 50,000 विच एवर इज लेस 40 का 50%, क्योंकि कैटेगरी है 50%, तो 20,000। 40 का 50% 20,000, तो 4 लाख में से 20,000 माइनस कर देते 380 would have been your total income. Just putting this in an example terms, this is the way it is done. अगला जो सेक्शन आता है वो है 80 GGA, GGB एंड GGC। पहले उनको देखते हैं, छोटे छोटे सेक्शन है, फिर GG पे आते हैं। 80 GGA, GGB, GGC, इनकी थीम है that you have given a donation. Who is the eligible assessee? Any donation में मैं all assessees are eligible. What is the nature of donation? Nature of donation is scientific research mainly. Scientific research under 35. उसके अलावा भी एक आध नाम लिखा है, मेजरली इट्स साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन दिया किसने? जिसकी इनकम बिजनेस हेड में टैक्सेबल नहीं होती है। जिसकी इनकम बिजनेस हेड में टैक्सेबल होती है और वो साइंटिफिक रिसर्च का डोनेशन देता है तो उसको सेक्शन 35 में डिडक्शन मिलता है। बट जिसकी इनकम बिजनेस हेड में टैक्सेबल नहीं होती है और वो साइंटिफिक रिसर्च का डोनेशन देता है
उसको कहां डिडक्शन मिलेगा? तो साहब 80GGA में डिडक्शन मिलेगा। कितना? जितना डोनेशन देगा उतना। अगेन पेमेंट शुड बी बाय एनी मोड अदरवाइज देन बाय कैश, पर छोटा मोटा 2000 तक का पेमेंट कैश में चलेगा। अगला सेक्शन है GGB GGC, 80GGB GGC। हु इज द एलिजिबल असेसी? एनी असेसी। जीजीबी में एलिजिबल असेसी है बेटा कंपनी, इंडियन कंपनी, और जीजीसी में एलिजिबल असेसी है अदर देन इंडियन कंपनी। ठीक है, सी मतलब अदर देन कंपनी, बी मतलब कंपनी, कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है। अपने लिए जीजीसी काम का है क्योंकि अपना असेसी मेजरली इंडिविजुअल है। So who is the eligible assessee? Any overall basis पे तो all assessees are eligible. What you have to do is give a donation to political party or electoral trust related to political party. आपने donation दिया to a political party or to an electoral trust. कितना donation, कितना डिडक्शन? 100%। जितना भी डोनेशन दोगे आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, उसका आपको 100% डिडक्शन मिलेगा विदाउट एनी अपर लिमिट। 100% इज द डिडक्शन। पेमेंट शुड बी बाय एनी मोड अदरवाइज देन बाय कैश। ठीक है, यहां 2000 का भी कोई लिमिट नहीं, 1 रुपया भी दे रहे हो, इट शुड बी बाय एनी मोड अदरवाइज देन बाय कैश। अगला सेक्शन बेटा आता है 80GG। मैं इसको कहता हूं बेटा कि ये घर गृहस्थी के किराए का है, रेंट का डिडक्शन है। बेसिकली ये होता है कि जो व्यक्ति को एचआरए मिल रहा है वो तो खुश है क्योंकि कम से कम उसको एचआरए का एग्जम्पशन मिल जाता है। एचआरए का एग्जम्पशन मिलता है एक्चुअल HRA received, rent minus 10% of salary and 40% of salary or 50% of salary। 40 is general, 50 in metro, है ना, 4 मेट्रोज में 50% of salary। ये होता है सैलरी हेड में। जिसका खुद का मकान है वो तो बहुत ही खुश है, एक तो खुद का मकान है, किराया नहीं देना है। हाउसिंग लोन के प्रिंसिपल पे 80C मिल जाता है, हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट पे उसको डिडक्शन मिल जाता है सेक्शन 24 में, 80EEA में। पर वो बेचारा जिसका न तो खुद का मकान है और ना ही उसको HRA मिल रहा है, वो लोगों को भी मकान के किराए का डिडक्शन मिलना चाहिए। तो उनके लिए लिखा गया 80GG। 80GG में हु इज एलिजिबल इज इंडिविजुअल। 80GG में हु इज एलिजिबल इज इंडिविजुअल। व्हाट इज एलिजिबल इज रेंट ऑफ हाउस, मकान का किराया। पर उन्हीं लोगों के लिए बात हो रही है बेटा जिनका HRA जिनको नहीं मिल रहा है और जिनका खुद का मकान नहीं है। खुद का है तो वहां डिडक्शन लो, HRA मिल रहा है तो सैलरी हेड में ले लो। अदर्स के लिए ये एलिजिबिलिटी है और यहां पे आपको डिडक्शन मिलेगा लोअर ऑफ 3 फिगर्स, समवॉट लाइक HRA। यहां पे आपको पहला फिगर है रेंट माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। दूसरा फिगर है दैट इज 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। और तीसरा फिगर एक्चुअल HRA रिसीव्ड तो है नहीं, तो यहां पे है 5000 पर मंथ, विच एवर इज लेस। तो 5000 मतलब साल का 60,000। दूसरा फिगर है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। और तीसरा फिगर है 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। देखो वहां 50-40 की बात थी ना, ये 25 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम फॉर 80GG क्या होता है? फॉर 80GG एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम इज बेसिकली ग्रॉस टोटल इनकम माइनस इनकम टैक्सेबल एट स्पेशल रेट माइनस ऑल अदर डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A एक्सेप्ट 80GG। 80GG छोड़ दो, उसके अलावा सारे डिडक्शन माइनस कर दो। वो फिगर है बेटा ये एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। इसके बाद आखिरी सेक्शन पेमेंट बेस्ड डिडक्शन का आता है 80JJAA। 80JJAA
हियर बेसिकली यू गेट द डिडक्शन फॉर क्रिएटिंग जॉब्स। तो ये कोई बात हो रही है इंडस्ट्रियल एंटिटी की, कॉरपोरेट या नॉन कॉरपोरेट बिजनेस असेसी की। यहां पे हमारा एलिजिबल असेसी जो है कोई भी हो सकता है, एनी, बट ही इज अ बिजनेसमैन एंड ही इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड। बड़ा बिजनेसमैन, ठीक है, छोटे मोटे व्यापारियों की बात नहीं कर रहे, बड़े व्यापारियों की बात कर रहे हैं। कोई बड़ा व्यापारी है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा बिजनेसमैन, ऐसा प्रोफेशनल जिसकी जो है टैक्स ऑडिट के पेरीफेरी में वो आता है, ऐसा व्यक्ति अगर नए जॉब क्रिएट करता है, न्यू जॉब क्रिएट करता है, न्यू रेगुलर एम्प्लॉयज रखता है, तो उसको यहां पे डिडक्शन मिलता है। न्यू मतलब नए होने चाहिए, है ना, न्यू मतलब नए होने चाहिए जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इस साल 240 दिन काम करे। अगर कोई सीजनल टाइप का इंडस्ट्री है, फुटवेयर इंडस्ट्री, अपैरल इंडस्ट्री, तो वहां पे 240 की जगह वो हो जाता है 150 दिन। तो आपको एक तो रखना है न्यू, न्यू मतलब नया, जो हमारे यहाँ इस साल कम से कम इतने दिन काम करे, ठीक है। रेगुलर मतलब होना चाहिए, रेगुलर मतलब कम से कम 240 दिन काम करे या 150 दिन काम करे। उसकी सैलरी, उसकी सैलरी पे हमको 30% एडिशनल डिडक्शन मिलेगा। उसकी सैलरी वैसे तो बिजनेस का खर्चा होगी, उसका डिडक्शन ऑलरेडी आप बिजनेस हेड में ले चुके होगे, अब उसकी सैलरी का यहां पर भी 30% मिल जाएगा। तो कुल मिला के नए एम्प्लॉय की सैलरी का 130% आप ले लेना, 100% बिजनेस हेड में, 30% यहां पे, वो भी 1 साल के लिए नहीं, 3 साल के लिए। और जब उसने ज्वाइन किया तब से 3 साल तक आपको डिडक्शन मिलेगा उसकी सैलरी का। बट ही शुड बी एन एम्प्लॉय, एडिशनल एम्प्लॉय। एडिशनल एम्प्लॉय इज बेसिकली एन एम्प्लॉय हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड। अगर वो मैनेजरियल एम्प्लॉय है तो उसके लिए डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर उसकी मंथली सैलरी 25,000 से ज्यादा है तो उसके लिए डिडक्शन नहीं मिलेगा। ही शुड बी बेसिकली यू कैन से ब्लू कॉलर्ड एम्प्लॉय, जूनियर एम्प्लॉय होना चाहिए, लेबर क्लास का या जूनियर एम्प्लॉय होना चाहिए, महीने की सैलरी जिसकी 25,000 से ज्यादा नहीं है। एडिशनल एम्प्लॉय की सैलरी, सैलरी मतलब वो सैलरी जो अकाउंट पे ही चेक वगैरह से दी गई, इट शुड बी पेड बाय बैंकिंग चैनल्स। तो एडिशनल एम्प्लॉय हमने रखे, कितने भी रखे, उन एडिशनल एम्प्लॉय की जो सैलरी है विच इज पेड बाय बैंकिंग चैनल, उसका 30% हमको यहां पे डिडक्शन मिल जाएगा फॉर 3 इयर्स। दैट इज द कंडीशन। एक बार आप सेक्शन को थोड़ा डिटेल में देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि यहां पर लिखा हुआ है कि एम्प्लॉय जो है, एडिशनल एम्प्लॉय मींस, एडिशनल एम्प्लॉय कौन होता है, तो भाई नया एम्प्लॉय होना चाहिए हु इज एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द ईयर, और साथ ही साथ इन एम्प्लॉयज के ऊपर डिडक्शन नहीं मिलेगा इफ देयर इज नो ओवरऑल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज and payment is made otherwise than by account pay check. So payment should be by banking channels. Additional employee excludes, exclusion is more important, ऐसा एम्प्लॉय जिसका पेंशन जो है वो कंट्रीब्यूशन हो रहा है अंडर दिस एक्ट, ऐसा एम्प्लॉय हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन प्रोविडेंट फंड, ऐसा एम्प्लॉय जिसकी मंथली सैलरी 25,000 से ज्यादा हो, या फिर ऐसा एम्प्लॉय जिसने साल में 240 दिन हमारे यहाँ काम नहीं किया हो। ठीक है, 240 दिन शुड बी वर्क। सीजनल जॉब्स में 150 दिन है, नॉर्मली 240 दिन है। इसके साथ अपना पेमेंट बेस्ड डिडक्शंस का चार्ट हो जाता है पूरा। बहुत सारे सेक्शन पढ़े अपन ने, सी सीरीज, डी सीरीज, ई सीरीज, जी सीरीज और जे, एकमात्र जे। तो ये ATU is a part of D series, I count it that way. तो बेटा ये पढ़े अच्छे से, इनको याद रखो। उस समय ट्रिगर होना चाहिए जिस समय आप क्वेश्चन कर रहे हो कि इस सेक्शन से संबंधित बात चल रही है। थैंक यू वेरी मच। अगली बार अपन इनकम बेस्ड डिडक्शंस पढ़ लेंगे और रिवाइज कर लेंगे, और साथ में कुछ और टॉपिक अपन इनिशिएट कर देंगे। इंपॉर्टेंट है
कि यू शुड रेगुलरली रिवाइज द टॉपिक्स। इस जो भी रिवीजन ये टॉपिक है इसको आप बार बार रिवाइज करो, कोशिश करो कि इस वीडियो लेक्चर के साथ आप इसको देखो, साथ में बोलो इसको, सो दैट यू रिवाइज दैट टॉपिक एंड दैट अप्लाइज इन द एग्जाम, उस समय क्लिक हो जाए एग्जाम में। थैंक यू वेरी मच।